अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हमने वन शॉट लेक्चर की सीरीज़ में आज सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर है वो डिस्कस करना है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ही लिमिटेड से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। उनमें कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर लें, बहुत ही आप छोटी सी कुछ बहुत ही कम ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर मैं एग्जामिनर होता और मेरे जिम्मे होता कि आप कोई एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएं, तो पूरे सिलेबस में इस चैप्टर को मैंने चूज नहीं करना था, बिकॉज दिस इज क्वाइट अ सिंपल टॉपिक, क्वाइट अ सिंपल चैप्टर, और इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी सिंपल है। ये आपके सामने पीएमडीसी का पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का। इसमें क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर मोशन में ही हम पढ़ लेते हैं, वही चीज़ें ही आनी चाहिए। मैट्रिक के बच्चे को भी आती हैं, बट एहतियातन हम थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लेंगे, हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ लेंगे, बिकॉज उसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इनसे रिलेट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली चक्कर में नहीं पढ़ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में नहीं जाना, बिकॉज अगर वो इंक्लूड करना होता तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होता, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, चूंकि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर, तो हम इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एंड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट यू कैन डू। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स है, तो हम पहले देखेंगे एंगुलर वेरिएबल्स होते क्या हैं, या एंगुलर एनालॉग्स जिनको हम कहते हैं। सो लीनियर मोशन में जो जो वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उनकी जगह एंगुलर मोशन में जो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एंगुलर एनालॉग्स कहा जाता है, या उनको मोमेंट्स कहा जाता है। लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हमने फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें फोर्स वाज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, और ट्राइज टू डू दैट। उसकी जगह पर एंगुलर जो मोशन है उसमें टॉर्क होता है, तो हम टॉर्क को कहेंगे ये फोर्स का मोमेंट है, मोमेंट ऑफ फोर्स कह देंगे। सिंबल इसकी होती है टा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है कि रेस्ट वाली को ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आती है, मोशन वाली को रेस्ट पर या ट्राई करती है, वही काम यहाँ पर टॉर्क करता है कि रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में लेकर आएगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी जो है रेवोल्यूशनरी मोशन में है या रोटेशनल मोशन में है तो उसको रोकने की कोशिश करेगा या रोक देगा। वो एजेंट यहाँ पर टॉर्क है। इनर्शिया इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट। जो काम फोर्स करती है उस काम को होने से रोकने की एबिलिटी को इनर्शिया कहते हैं। फोर्स क्या करती है? रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करती है, मोशन को वापस रेस्ट में। इनर्शिया इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। उस चीज के बदले में इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक हो गया। अब एक और चीज के लीनियर काउंटर पार्ट है उसका जो एंगुलर काउंटर पार्ट है, क्या उसका यूनिट उससे सेम होगा? डिपेंड करता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, यूनिट डायमेंशन सेम नहीं है, डिफरेंट है। इनर्शिया का यूनिट क्या है? किलोग्राम, अगर हम उसको मास की टर्म्स में मेजर करें, वरना उसके अलावा और कोई मेजरेबल तरीका नहीं है। इनर्शिया को मास की टर्म्स में ही मेजर किया जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो है किलोग्राम, एम आर स्क्वायर से हम इसको कहते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हम इसको यूज करेंगे। दिस विल बी द यूनिट, और डायमेंशंस भी ऑफ कोर्स किलोग्राम से डिफरेंट होंगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की जगह इधर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोशन में। इसका भी यूनिट जाउल है, इसका भी यूनिट जाउल है, तो सेम हो भी सकता है। ठीक है, सो वही सारी चीजें जो मैंने बताई हैं आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई हैं। आप अगर रिवाइज करना चाहें बाद में तो आप कर सकते हैं। सिंबल्स भी आपको याद होनी चाहिए कि मास की जगह आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फोर्स की जगह टॉर्क होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम एल होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर या हाइट, कोई भी चीज जो लेंथ में मेजर होती है, उन सारों की जगह हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, जो स्केलर के तौर पर भी ट्रीट होती है, कभी कभार वेक्टर के तौर पर भी ट्रीट होती है। लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी की जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इक्वेशंस ऑफ मोशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होगा, तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी होगा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एंगुलर एनालॉग होगा उसका। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। यहाँ पर एंगुलर मोशन में उसको हम 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर लिखेंगे। सारा का सारा यूजेज इनका वैसा ही होगा जैसा कि वहाँ पर होता है। सारी क्वांटिटीज को स्केलर के तौर पर ट्रीट करेंगे जैसा कि वहाँ पर करते हैं। सारी क्वांटिटीज को अगर वेक्टर हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव की टर्म्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कह देंगे, दूसरी को नेगेटिव, जैसा कि हम वहाँ पर किया करते थे वेक्टर्स के साथ। वही चीज़ यहाँ पर करनी है। सो दिस इज अ नो ब्रेनर।
लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, जो कि हमारे सिलेबस में ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये वाला रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। 2-4 फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन है, दोनों वेक्टर्स हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में हम इसको, मैंने सारे लिखे हुए हैं वेक्टर फॉर्मेट में, आप इनको अगर हटा दें एरोज को तो स्केलर फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। सो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड r क्या है, ये रेडियल वेक्टर है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम्स रेडियल वेक्टर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मोस्ट ऑफन आप वेक्टर फॉर्म में कभी नहीं यूज करेंगे, आप सिंपल इसको स्केलर फॉर्म में यूज करते हैं, s इज इक्वल टू r थीटा। इसको स्केलर फॉर्म में यूज करना चाहें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर r ओमेगा करें, ओमेगा r कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में हमेशा ओमेगा पहले और r बाद में लिखना है, उसको उल्टा करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। r क्रॉस ओमेगा होगा, ओमेगा क्रॉस r होगा, तो आपने ओमेगा क्रॉस r को सिलेक्ट करना है। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन है a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r होगा, या आप a इज इक्वल टू r अल्फा लिख देंगे, ठीक है। याद रहे ये जो a है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने वाली एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली एक्सेलरेशन, वो है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कभी कभार ए टी भी लिख दिया जाता है ताकि ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। दिस इज नॉट ए सी, अगर आप ए सी इज इक्वल टू आर अल्फा लिखेंगे तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और अल्फा का रिलेशन हो जाएगा, जो कि गलत है। दिस इज नॉट द करेक्ट रिलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अल्फा से रिलेशन कोई नहीं होता, ठीक है। उसका कोई मतलब इक्वेशन हमारे पास नहीं है, रिलेशन तो ऑफ कोर्स है ना। अच्छा जी, और चीज, इन सारों में आर वाला जो रेडियल वेक्टर है वो बाद में है, इन दोनों में आर वाला जो रेडियल वेक्टर है वो पहले है। ये भी लीनियर और एंगुलर एनालॉग्स के बीच में रिलेशन है, टॉर्क और एफ का रिलेशन है, इसमें आर क्रॉस एफ लिखेंगे। और लीनियर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन लिखेंगे तो आर क्रॉस एल्फा लिखेंगे, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो गलत हो जाएगा। बाकी ये जो चीजें हैं ये हैं ही स्केलर क्वांटिटीज। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें जिस तरह हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, उसके एनालॉग्स हमने लिख दिए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास का जो आपस में रिलेशन है दैट इज I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अगर आप इसमें I की जगह लिख दें ये वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का जो फार्मूला होगा वो 1/2, I की जगह मैं एम आर स्क्वायर लिख देता हूँ, एम आर स्क्वायर आगे क्या है ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मास, अगर मास दिया हुआ है आपको। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है तो दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज, तो ऊपर वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए। एंगुलर वेरिएबल्स जितने भी हैं उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट की जाती हैं। राइट हैंड रूल में आप क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रही है या रोटेट कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में रोटेट या रिवॉल्व कर रही है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर दें। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से रोटेट कर रही है, अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं और ऊपर से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। फिंगर्स को मैं अपनी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, मेरा थंब जिस तरह पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट एंगुलर एनालॉग। अब कौन कौन सी जो है वैल्यूज वो इस तरह से फाइंड आउट की जा सकती हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है ना। एंगुलर एनालॉग्स जितने भी हैं, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, टॉर्क टॉ हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इन सारों की डायरेक्शंस इसी राइट हैंड रूल से ही फाइंड की जाती हैं, ठीक है। और बेसिकली राइट हैंड रूल को यूज करके आप ये जो वैल्यू फाइंड करते हैं ये एक्सिस की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ऊपर अपवर्ड्स डायरेक्शन में राइट हैंड रूल से एक्सिस की डायरेक्शन अपवर्ड्स है। अब थीटा की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी, ओमेगा की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी। इन सारे वेक्टर्स की अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, टॉर्क की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी और अल्फा की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी, और इस लीनियर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है। यही सारी चीजें हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क, इन दोनों में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो क्या है वो हम आगे जाके एंगुलर एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप राइट हैंड रूल से जो एक्सिस की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो ऐसा कब होता है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में। बाकी फॉर द मोस्ट पार्ट आपने एक्सिस की जो डायरेक्शन फाइंड की है उसी डायरेक्शन में ही होंगे एंगुलर एनालॉग्स।
अब तीन टर्म्स एंगुलर एनालॉग्स के बारे में आपको क्लियर होने चाहिए कि रेडियल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है और टेंजेंशियल क्या होता है। रेडियल मींस अलोंग द रेडियस, टेंजेंशियल मीन अलोंग द टेंजेंट, एक्सियल मींस अलोंग द एक्सिस। हर वो क्वांटिटी जो रेडियस के अलोंग है उसको रेडियल क्वांटिटी कहा जाएगा, जैसा कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी AC, अल्फा नहीं, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज रेडियस के अलोंग हैं तो ये रेडियल क्वांटिटीज हैं। हर वो क्वांटिटी जो एक्सिस के अलोंग है, कौन कौन सी, ये थीटा, ओमेगा, ये अल्फा, अभी हमने जो भी सारी फाइंड आउट की हैं, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारी एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्सियल क्वांटिटीज हैं। जो क्वांटिटीज टेंजेंट के अलोंग हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, लीनियर जितनी भी वैल्यूज हैं वो टेंजेंट के अलोंग होती हैं। लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग, ठीक है ना। तीन एक्सेलरेशन पॉसिबल होती हैं सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में, या ओवरऑल हम एंगुलर मोशन कह दें तो। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि रेडियल होती है, सरकमफेरेंस से सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो एक्सियल है, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है। तो इन तीनों का आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फोर्स जो भी लगेगी वो भी अलोंग द टेंजेंट ही लगेगी। ये टेंजेंशियल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो जब भी आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स कहा जाए, आपने समझ जाना है कि वो कौन सी फोर्स है जो टेंजेंट के अलोंग है। ये तीनों क्वांटिटीज आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और इस पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट फॉरवर्ड है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड्स है, अलोंग द एक्सिस है, और इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, जहां पर सेंटर है। तो ये तीनों क्वांटिटीज आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक्सिस को कवर करती हैं, ठीक है। तो ये आपको तीनों कलर कोडेड हैं, उसके हिसाब से ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपको आइडिया होना चाहिए इन क्वांटिटीज का। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिस चीज को एक्सप्लेन करती थी, उसी चीज को एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करती है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बताती थी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, यानी कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, एंड इन व्हाट डायरेक्शन, और किस तरफ हुआ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट एंगुलरली कितना डिस्प्लेस हुआ है और किस डायरेक्शन में, ठीक है। So angle swept by the particles in a certain time interval is known as angular displacement. For example, एक rigid body है, ये रोटेट कर रही है about this axis, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसकी एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड्स है। और मैं यहाँ पर कोई पॉइंट एक सर्टेन रेफरेंस के तौर पर ले लेता हूँ, पॉइंट ए है इसका नाम, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, ये पॉइंट ए रोटेट कर गया, ठीक है ना। एक्सिस की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड्स, जो भी ले लें आप। अगर इसको क्लॉकवाइज, बल्कि हमने राइट नाउ क्लॉकवाइज दिया हुआ है, तो हम एक्सिस की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स लेंगे, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सॉरी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक पॉइंट ए था, वो रोटेट होके आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पर पहुंच गया पॉइंट बी पर एक पार्टिकल, तो उसने जितना एंगल अबाउट द सेंटर या एक्सिस के ऊपर सबटेंड किया है, जितना एंगल स्वीप किया है, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल के जो यूनिट्स हैं वही यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के होंगे, यानी कि डिग्री, यानी कि रेडियन, यानी कि रेवोल्यूशन की टर्म्स में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों इसकी वैल्यूज हैं। स्केलर और वेक्टर, मोस्ट ऑफन इसको स्केलर आप कहेंगे, कभी कभार जब बहुत ही शॉर्ट वैल्यूज हों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कुछ डिग्रीज हों, 1-2 डिग्रीज, या कुछ मिनट्स हों, कुछ सेकंड्स हों, तब आप इसको वेक्टर के तौर पे ट्रीट करते हैं। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, along the direction of the axis according to right hand rule। साइन इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव कब लगाएंगे, जब किसी भी वेक्टर को, जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं कि अगर आपने अपवर्ड्स वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, along the axis वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफन एक जनरल रूल ये भी होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ये भी एक जनरल रूल है, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन हमने बात कर ली। यूनिट इसका जो एंगल का यूनिट होता है, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन कभी कभार हम इसकी डायमेंशन अगर लिखनी भी पड़ जाए तो इस तरह लिखते हैं, लेंथ और लेंथ -1, ठीक है। दोनों के पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, लेंथ और लेंथ -1 आपस में खत्म हो जाएगी, डायमेंशन लेंथ की पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। या आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप फोर्स की टर्म्स में लिख दें कि फोर्स का जितने भी डायमेंशन हैं उन सारों को पॉजिटिव वाली टर्म्स में लिख दें, फिर सारों की पावर्स उल्टी करके भी लिख दें, ताकि वो ऐड होकर टोटल सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो इस तरह डायमेंशन लेस क्वांटिटी की डायमेंशन लिखी जाती है। मोस्ट कॉमन तरीका लेंथ की टर्म्स में है, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू S/R, ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा। ऊपर भी लेंथ वाला है डिस्टेंस, नीचे भी रेडियस, ये भी डिस्टेंस है, तो इसीलिए हम इसकी डायमेंशंस कभी कभार यूं लिख देते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ रिप्रेजेंटेशन तो मिले।
फॉर्मूला इसका हमने देख लिया है अभी। बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशन ये है। अगर आपने वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ओके, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का हम फार्मूला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जिस तरह से हम फार्मूला लिखते थे, अगर वेक्टर होंगे तो दोनों को हम वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। रिलेशन विद लीनियर काउंटर पार्ट आपके सामने है, स्केलर वाला फॉर्म है और ये वेक्टर वाली फॉर्म है। इसको आगे पीछे नहीं करना, इसको आप जैसे मर्जी आगे पीछे करें। इसके दो यूनिट्स हैं, डिग्री, रेडियन। ठीक है ना। रेवोल्यूशन का तो चलो आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन एक कंप्लीट चक्कर है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 2 चक्कर काटे, हम कहें उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 रेवोल्यूशंस है, वो तो ठीक है। डिग्री और रेडियन इसके जनरली यूज्ड यूनिट्स हैं। इनमें से जो रेडियन है वो एसआई यूनिट है, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है। 1 डिग्री कितना एंगल होता है? आप पूरे सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी आर्क्स में। ठीक है ना। एक आर्क, सर्कमफेरेंस का एक हिस्से को आर्क कहते हैं। तो छोटी छोटी 360 आर्क्स में इसको डिवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी रिप्रेजेंट कर दें ताकि आपको नजर आ सके। तो एक आर्क जो होगी विच इज 1/360th पार्ट ऑफ द इंटायर सर्कमफेरेंस, उसका जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। तो पूरे के पूरे सर्कल में फिर कितनी डिग्रीज हो जाएंगी? 360 डिग्रीज में पूरा सर्कल पूरा हो जाएगा। राइट। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय 1/60th पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ये बहुत ही छोटा यूनिट है, एसआई यूनिट भी नहीं है। बेसिकली जियोमेट्री में ये यूनिट यूज किया जाता है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट अच्छी खासी रोटेट करती हैं, तो डिग्रीज में मेजर करने के बजाय उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को रेडियन में मेजर किया जाता है। रेडियन में क्या है कि अगर आपका जो सर्कुलर पाथ है उसका जितना रेडियस है, जितनी लेंथ का रेडियस है, उतनी ही लेंथ का एक कर्व्ड पाथ, कर्व्ड आर्क अगर आप ले लें, तो अगर इसका भी लेंथ r हो और इसकी भी लेंथ r हो, तो ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी दैट विल बी कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये बड़ा यूनिट है और यही एसआई यूनिट है। ठीक है। इनकी आपस में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। पूरा का पूरा जो सर्कल है उसमें 360 डिग्रीज होती हैं, जो हमने अभी देखा। पूरे के पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होंगे। ठीक है। 360 डिग्रीज होती हैं, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि हमने पूरे सर्कल को खुद ही 360 हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्से को 1 डिग्री कह दिया, तो पूरा 360। इसका आपको कैसे पता चला कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं? बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। ये रेडियस होता है, ये एंगल होता है, और ये क्या होता है? ये सर्कमफेरेंस के अलोंग कितना मूव हुई है ऑब्जेक्ट, वो लेंथ होती है। ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा सर्कल होगा तो उसकी सर्कमफेरेंस की टोटल कितनी लेंथ होगी? 2 पाई आर। राइट। और रेडियस तो रेडियस होगा। तो हम ये फाइंड कर रहे हैं कि बेसिकली पूरे सर्कल जितनी लेंथ की अगर आर्क हो, यानी कि पूरा सर्कल ही हो, तो वो कितना रेडियन एंगल सबटेंड करते हैं। तो अगर आर से आर कट जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरे के पूरे सर्कल का सेंटर पर एंगल देखना चाहते हैं कि वो कितने रेडियंस होता है, तो वो 2 पाई रेडियंस है। तो इसका हमें यूं पता चला, और इस तरह हमने दोनों को रिलेट कर दिया कि ये भी एक पूरे सर्कल का एंगल है रेडियन डिग्रीज में, और ये भी एक पूरे सर्कल का एंगल है रेडियंस में। दोनों को इक्वल कह सकते हैं। कैंसिल करके सिंपलीफाइड फॉर्म ये है। तो अगर आपके पास इसको रीअरेंज करें तो 1 डिग्री का मतलब है पाई बाय 180 रेडियंस। अगर आपके पास 5 डिग्रीज हैं, 6 डिग्रीज हैं, 7 डिग्रीज हैं, जितनी भी डिग्रीज हैं, आपने उनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आप उनको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रीअरेंज करें, अगर आप 1 रेडियंस विल बी इक्वल टू, ये पाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज। 2 रेडियन होंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 रेडियन होंगे तो इसको 4 से, n रेडियंस होंगे तो उसको आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना, डिग्रीज में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। एक और जनरल एमसीक्यू आता है कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होती है और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है। तो इसका ज्यादातर ये फॉर्मूला आता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो ये आपको ये वैल्यू आनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभार काम आती है। आपका आंसर 2 या 5 रेडियंस आता है और आप क्वेश्चन नीचे डिग्रीज में पूछा होता है, तो आप उस 2 या 3 या 5 को इससे मल्टीप्लाई करते 57 राउंड ऑफ कर ले, आंसर आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जो काम लीनियर वेलोसिटी करती थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में हुई है और किस डायरेक्शन में हुई है। सो एंगल स्वेप्ट पर सेकंड बाय अ बॉडी इन एंगुलर मोशन। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक रोटेट किया है, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय दिस टाइम, रेडियंस पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना।
सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, अलोंग द एक्सिस होगी, साइन इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू रेफरेंस क्वांटिटी लगाएंगे। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अगर एंगुलर वेलोसिटी उसके ऑपोजिट हुई तो नेगेटिव कह देंगे, उसी डायरेक्शन में हुई तो पॉजिटिव। ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस तरह से है। यूनिट मैंने इसका बता दिया। इनमें जो रेडियन है वो डायमेंशन लेस है, टाइम डायमेंशन वाला है, तो आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो सिर्फ t⁻⁻1 लिखेंगे। फॉर्मूला भी इसका हमने डिस्कस कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में रिलेशन इसका क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r एंड v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये स्केलर फॉर्म में है, आप इसको आगे पीछे कर रहे हैं, इसको आगे पीछे नहीं करना, ये याद रखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो काम अगेन लिनियर एक्सेलरेशन करती थी वही चीज यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन करेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर आपके पास इतनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है इतने टाइम में, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया, और नीचे दोबारा पर सेकंड है तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। रेडियन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो अगर आप इसका डायमेंशन लिखेंगे सिर्फ टाइम की डायमेंशन लिखेंगे, टाइम रेज़ टू पावर -2 है ये वेक्टर क्वांटिटी। इसकी भी जो साइंस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू रेफरेंस क्वांटिटी होते हैं, कि अगर आपने अपवर्ड्स वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है और राइट हैंड रूल से अपवर्ड्स एक्सिस है उसकी, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव कहलाएगी, एंड वाइस वर्सा। डायरेक्शन इसकी राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे। प्लस आप ये भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है कि स्पीड अप हो रहा है। ये मैंने क्या बात की, जैसा कि मैंने पीछे बात की थी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क लाजमी नहीं है हमेशा राइट हैंड रूल से जो एक्सिस की डायरेक्शन है उसी तरफ हो, उसके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से बताता हूँ आपको। यूनिट डायमेंशन पता चल गए, फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ गई वो बात कि ये क्या बात हुई कि हमने राइट हैंड रूल से एक्सिस की डायरेक्शन अपवर्ड्स फाइंड की, ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, राइट हैंड रूल से अपवर्ड्स एक्सिस आई, एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड्स है, एंगुलर मोमेंटम भी अपवर्ड्स है, थीटा भी अपवर्ड्स है। अल्फा की डायरेक्शन में अभी भी शक क्यों है, वो इस वजह से कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और स्लो डाउन हो रही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और स्लो डाउन हो रही है तो ओमेगा तो उसका अपवर्ड ही होगा राइट हैंड रूल से, लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि लीनियर मोशन में अगर गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी वाला वेक्टर तो फॉरवर्ड्स होता है, लेकिन अगर वो आगे जाते जाते स्लो डाउन हो रही है तो हम कहते हैं जा आगे रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, लेकिन एक्सेलरेशन वाला वेक्टर बैकवर्ड्स है। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तब आपने राइट हैंड रूल से जो एक्सिस की डायरेक्शन निकाली है उसके ऑपोजिट होगी अल्फा। तो ये एक डिफरेंस है। और इसी तरह से टॉर्क भी ऐसे ही होगा, जिस तरफ एक्सेलरेशन होती है उसी तरफ टॉर्क होता है। जिस तरह लीनियर मोशन में जिस तरफ फोर्स होती है उसी तरफ एक्सेलरेशन होती है। अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रही है, उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी आगे है, तो हमने ब्रेक लगाई, उसके ऊपर एक नेगेटिव फोर्स बैकवर्ड्स की तरफ लगी तो एक्सेलरेशन भी बैकवर्ड्स है। तो इसी तरह यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन, यहाँ पर टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो दोनों डाउनवर्ड्स होंगे अगर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड रूल से एक्सिस अपवर्ड्स आई, ओमेगा तो अपवर्ड्स है लेकिन अल्फा और टॉ नीचे है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट हैंड रूल से एक्सिस अपवर्ड्स है, ओमेगा तो अपवर्ड्स है, और ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगी, उसका जो टॉर्क है वो भी अपवर्ड्स ही होगा। ठीक है, स्पीड अप कर रहा है, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर उल्टा है, ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट हैंड रूल से एक्सिस डाउनवर्ड्स है तो ओमेगा भी डाउनवर्ड्स है, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेट करते करते स्लो डाउन हो रहा है तो ओमेगा के ऑपोजिट अल्फा होगा और टॉर्क भी उसके ऑपोजिट होगा। यहाँ पर एक और केस है कि ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एक्सिस डाउनवर्ड्स है, ओमेगा भी डाउनवर्ड्स है, लेकिन स्पीड अप हो रहा है तो ओमेगा की ही डायरेक्शन में अल्फा होगा, ओमेगा की ही डायरेक्शन में टॉ होगा, वो भी डाउनवर्ड्स ही होंगे। ठीक है, तो ये केसेस आपको आने चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में इसका अगेन यहाँ पर मैंने AT लिखा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं है अल्फा के साथ। अब एक्स्ट्रा टॉपिक है एक हमारा, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट है हम स्टिल इसको डिस्कस कर लेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट इज सेंटर सीकिंग। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। एक ऑब्जेक्ट आपके सामने मैंने बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, अचानक से इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये सीधा जाते जाते इस तरफ मुड़ जाता है, बट वो फोर्स स्टिल परसिस्टेंटली इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के 90 पर ही एक्ट करती रहती है।
जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन दोबारा चेंज हो जाती है, दोबारा फोर्स एक्ट करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दोबारा चेंज हो जाती है। ये फोर्स हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलरली एक्ट करती रहती है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है हर इंस्टेंट पर चेंज होती रहती है। एंगल स्टिल 90 रहता है और ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करना शुरू हो जाता है। और अगर हम सारे वेक्टर्स ड्रॉ करें तो ऑल द वेक्टर्स पॉइंट टुवर्ड्स दैट वन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव अपनी मर्जी से नहीं करता, ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो उसको यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर मजबूर करता है। सर्कल में मूव करती हुई ऑब्जेक्ट जरूर किसी ना किसी फोर्स के अंडर है। विदाउट फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सर्कल में मूव करवा के छोड़ दें और न्यूटन का लॉ समझ के बैठ जाए कि हाँ न्यूटन का लॉ है, ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। नहीं, वो सर्कल को ब्रेक करके जैसे ही आप फोर्स छोड़ेंगे वो सीधी लगेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन स्टेज इन मोशन, स्टेज इन स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, ये था उसका पूरा कॉन्सेप्ट। जब फोर्स ये हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली सीधी बिल्कुल दोबारा स्ट्रेट लाइन मोशन कंटिन्यू करेगी अंडर इट्स इनर्शिया। और इसी फोर्स की वजह से चूंकि इसकी वेलोसिटी बार बार सेंटर की तरफ चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है इस फोर्स की वजह से, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको हम सेंटर सीकिंग क्यों कहते हैं, उसके लिए एक वेक्टर डायग्राम है समझने के लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर इस तरफ है, थोड़ा सा आगे आया उसकी फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर अब इस तरफ है। ठीक है ना, वेक्टर्स चेंज हो गए, तो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। तो डायरेक्शंस अगर डिफरेंट हुई तो हम इसको अगर हेड टू टेल रूल से सब्ट्रैक्ट करें दोनों को, तो डेल्टा वी का जो वेक्टर है वो इस तरफ आता है। तो ये मतलब वेलोसिटी इतनी चेंज हुई है डायरेक्शन वाइज। ये जो वेक्टर है इसको उठा के अगर आप यहाँ पर रख दें तो ये वेक्टर सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। सो डेल्टा वी वाले वेक्टर के अलोंग ही हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन वाला वेक्टर होता है, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर भी इसी तरह से अलोंग द रेडियस बट from circumference towards center है। So this is why it is called center seeking acceleration, because इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। अच्छा जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन होता है कि एक ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स दी है 10 न्यूटन की और वो कांस्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की उसकी कांस्टेंट स्पीड है और इसी कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करती जा रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स 10 न्यूटन तो है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम वक्त चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर ये था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टर ये हो गया। ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं। हमने पीछे वेक्टर्स में पढ़ा था इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। सो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिर चेंज, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिर चेंज, यहाँ पर आएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिर चेंज। सो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वाला वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला वेक्टर, it keeps on changing at every single point along the circular motion, even if its magnitude remains constant. So we say that centripetal force and centripetal acceleration, being vector quantities, never remain constant in the entirety of this motion. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, लीनियर वेलोसिटी, और हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होती है विद दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है, बिकॉज वर्क डन इज एफ डी कॉस थीटा, तो कॉस 90 इज जीरो। और दूसरी बात, मैं पहले बता चुका हूँ, ये जो फार्मूला है A इज इक्वल टू आर अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है, ये सेंट्रीपिटल का नहीं है। ये बच्चे काफी मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, अब कुछ फार्मूलाज हैं जो एक्चुअल में न्यूमेरिकल में इनमें से बहुत कम ही यूज होने हैं, 2-3 ही यूज होने हैं, लेकिन कुछ ऐसे मजे लेने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड which of the following is the correct mathematical expression for centripetal force। तो आपको इसकी हर किस्म की वैल्यूज आनी चाहिए। पहला बेसिक फार्मूला Fc is equal to mv square over r, ठीक है ना, मास टाइम्स वेलोसिटी टाइम r स्क्वायर। इसमें v की जगह आप जब r ओमेगा पुट करते हैं तो ये फार्मूला आ जाता है Fc is equal to mr ओमेगा स्क्वायर। ये बड़े ही कॉमन जो है वो फार्मूलाज हैं जो यूज होते हैं, बाकी बहुत ही कम यूज होते हैं। अगर आप मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में देखेंगे तो दिस इज द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड इसी को रीअरेंज करें, अगर आप v की जगह r ओमेगा लिख दें तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। इसको काफी अच्छा खासा आगे पीछे भी करना पड़ता है, तो p स्क्वायर ओवर mr भी बन जाता है, एंड Fc इज इक्वल टू 2e ओवर r भी बन जाता है। ठीक है, इन्हीं के एंगुलर काउंटर पार्ट्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं।
m की जगह I लिख दिया, v की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, r की जगह r, तो उसका एंगुलर काउंटर पार्ट है पी वी ओवर आर, तो एल ओमेगा ओवर आर, पी स्क्वायर ओवर एम आर, तो एल स्क्वायर ओवर आई आर, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर आर, 2 टाइम्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ओवर आर। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से याद कितने करने हैं। ये एक तो दो ये हो गए, ये वाला कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, और ये वाला, ठीक है। बाकियों को रहने दें, इनमें से अगर क्वेश्चन बाकी आ भी गया कि कौन सा करेक्ट है, आपको इनमें से पहचानना पड़ जाए तो आपने डायमेंशनल एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। अब ये कितना बड़ा मैंने वर्ड भारी बोल दिया, आपने कहा कि ओ माय गॉड ये कौन सा वर्ड है, ये आसान वर्ड है, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब है दोनों साइड्स के यूनिट्स कंपेयर कर लो, अगर वो बराबर हैं तो ठीक है। इधर जो इस साइड पर न्यूटन है, लेफ्ट साइड पर, तो राइट साइड पर भी मिल मिला के कुछ ना कुछ न्यूटन ही बनना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा वो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है। डेरिवेशन करने नहीं बैठ जाना। सो लेफ्ट साइड पर न्यूटन है, राइट साइड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, पर सेकंड, ठीक है ना, सिर्फ पर सेकंड। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, मीटर है, ऊपर आके मैं m रेज टू पावर -1 लिख दूं। न्यूटन की जगह इसको भी अगर मैं सिंपल लिखूं तो क्या बनेगा, ये भी बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना न्यूटन, यहाँ पर भी किलोग्राम देखें, मीटर 2 -1 ये मीटर आ गया, और ये पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर है, हमने ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर लेना हम भूल गए, तो सेकंड का स्क्वायर होगा, तो s रेज टू पावर -2 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। सो दोनों साइडों पर बेस यूनिट्स बराबर हैं, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ऑप्शन में बाकी दिए गए हों तो उनको भी देख लीजिएगा, शायद बोथ ए एंड बी का सिनारियो हो, और उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल इसमें वैल्यूज देके सॉल्व करवाएंगे, वो ये वाले फॉर्मूलाज 4 ही हैं, इन्हीं से ही आता है। तो इस ये आपको पके पके हर्फ भर याद होने चाहिए, बाकियों को आप डायमेंशनल एनालिसिस से वहां पर स्पॉट कर सकते हैं। वेक्टर नोटेशन का एमसीक्यू आता है कभी कभार के, सेंट्रीपिटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो, mv स्क्वायर ओवर r, वो तो मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि आप मैग्नीट्यूड को किसी ना किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको डायरेक्शन देने के लिए। सो हमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रेडियल क्वांटिटी अलोंग द रेडियस होगी, तो आप रेडियल वाला यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेडियल वेक्टर और रेडियल का जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा फ्रॉम सेंटर टुवर्ड सर्कमफेरेंस होता है, ये उसूल है। सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम सर्कमफेरेंस टुवर्ड सेंटर है, तो अगर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन एक्सप्लेन करने में रेडियल यूनिट वेक्टर यूज करना है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये नेगेटिव साइन कभी नहीं भूलना, ये नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे आंसर गलत हो जाएगा, दिस इज नेसेसरी, ठीक है। अब अगेन यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे रेडियल यूनिट वेक्टर को, इसको उसमें पुट करेंगे अगर, तो एफ सी विल बी इक्वल टू नेगेटिव mv स्क्वायर ओवर r, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर की जगह हमने लिख दिया रेडियल वेक्टर। ये पूरा का पूरा रेडियल वेक्टर है जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है और डायरेक्शन सेंटर टू सर्कमफेरेंस है, डिवाइडेड बाय रेडियस का मैग्नीट्यूड। ये r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आपकी बाकी वैल्यू बच जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ पर r हैट की बजाय r वेक्टर फॉर्म में है तो उधर r स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एक्सेलरेशन के लिए ये m उड़ा देंगे, बाकी सेम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में m नहीं आता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला हो तो उसकी वेक्टर फॉर्म भी ऐसी बनेगी। तो कैसी बनेगी, ac इज इक्वल टू नेगेटिव v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर टाइम्स रेडियल वेक्टर, या ac इज इक्वल टू नेगेटिव v स्क्वायर ओवर r टाइम्स r हैट, ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रोटेटिंग व्हील कोइंसाइड्स कवर्स बेसिकली लिखना चाहिए 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड्स, 12 रेवोल्यूशन 4 सेकंड में की हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड फाइंड करो। सो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम है 4 सेकंड्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 12 रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो 12 को 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 एंड 2 6 आर 12, तो 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में पाई की टर्म्स में कभी कभार दिया जाता है 2 पाई रेडियन पर सेकंड, 3 पाई रेडियन पर सेकंड, आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया तो इसको आप सॉल्व करें। पाई की वैल्यू 3.14 है, तो फॉर द सिंपलिसिटी आप उसको 3 ले लें। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ जाएगा, 18 रेडियंस पर सेकंड। अब आपने चूंकि पाई की वैल्यू थोड़ी सी कम लिखी थी तो आंसर आपका कम ही आएगा, एक्चुअल आंसर 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सो 18 पॉइंट समथिंग वाला जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, 18.8 उसको सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सारा गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर्स। एक सर्कुलर ट्रैक है
जिसका डायामीटर 20 मीटर्स का है। ये रेडियस नहीं दिया गया, डायामीटर। यहाँ पर भी गलती होती है, क्वेश्चन में डायामीटर दिया होता है, आप रेडियस फाइंड किए बगैर उसको पुट कर देते हैं और इग्नोर हो जाता है, वो आंसर गलत हो जाता है। और वो गलत आंसर भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ताकि पता चले कि किसने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट पढ़ी है। खैर, सर्कुलर पाथ मैंने ड्रॉ कर दिया, 20 मीटर का इसका डायमीटर है और सारा यहाँ से भागना स्टार्ट हुई और भागती गई भागती गई भागती गई। उसके बाद उसने देखा कि उसने 180 मीटर तक भाग लिया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सारा विल बी 180 मीटर्स। इस सर्कुलर ट्रैक का पूरा सर्कमफेरेंस कितना है? सर्कमफेरेंस इज गिवन बाय 2 पाई r या पाई d अगर डायमीटर है तो, ठीक है। तो डायमीटर इसका 20 है, 20 पाई इतने मीटर्स का सर्कमफेरेंस है। एक सर्कल मुकम्मल करेगी तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। पाई को मैं 3 लेकर अगर मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो क्या आएगा? 60 मीटर्स। तो 60 मीटर्स का एक पूरा चक्कर है। सारा 180 मीटर दौड़ गई है, तो सारा ने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली होगी? कितने चक्कर कर लिए होंगे? 180 मीटर को डिवाइड कर दें 60 मीटर्स के ऊपर, सो सारा ने 3 रेवोल्यूशन पूरी कर ली हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके रेडियंस में है, तो 3 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई करें, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो ये 6 पाई आ जाएगा। अगेन पाई की जगह 3 लिखें तो 6 या 18 आ जाएगा। 18 रेडियंस की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सारा की, जब वो 180 मीटर दौड़ेगी इस ट्रैक पर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, एंगुलर लीनियर स्पीड उसकी ये है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर r है। v इज 20 मीटर्स पर सेकंड एंड r इज 200 सेंटीमीटर्स का मतलब 2 मीटर्स होता है, तो 10 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने डिग्रीज होते हैं 2 पाई बाय 5 रेडियंस में? एक रेडियन में 1 पाई बाय 180, राइट। एक रेडियन में पाई बाय 180 डिग्रीज होती हैं। आपने रेडियन को डिग्रीज में यहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई बाय 5 रेडियंस हैं अगर आपके पास 2 पाई बाय 5 रेडियंस, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्रीज होती हैं इतनी। तो अगर 2 पाई बाय 5 रेडियंस हैं तो इसको 180 बाय पाई से आप मल्टीप्लाई कर दें, उतनी डिग्रीज होंगी। आपने यहां पर पाई से पाई कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बचा? 5 1 5, 5 3 15 और 5 6 30, 36 आ गया। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें 72 आता है, 36 दूने 72, तो 72 डिग्रीज होंगी 2 पाई बाय 5 रेडियंस में। The period of uniform circular motion is given by object uniform circular motion में है, यानी कि उसकी angular velocity जो है वो कांस्टेंट है, बढ़ घट नहीं रही। तो बताना है कि वो एक पूरा का पूरा चक्कर कितने टाइम में काटेगा, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर काटने में जो टाइम लगता है वो टाइम टी होता है। एक पूरा चक्कर काटने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगती है वो 2 पाई रेडियंस होती है, ठीक है। सो हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी स्पीड जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, बेसिक सा फॉर्मूला है, यही होता है ना। सो अगर आप टाइम फाइंड करना चाहें तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। यही कॉन्सेप्ट आप एंगुलर मोशन पर लगाएं तो टाइम पीरियड यानी कि द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन होल सर्कल विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ वन होल सर्कल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, हम क्योंकि एंगुलर मोशन के टर्म्स में लिख रहे हैं। सो पूरा का पूरा चक्कर के कितने एंगल होते हैं, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट मूव किस एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है, एंगुलर स्पीड से, वो ओमेगा है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर आपको ओमेगा पता है, आप 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा कर दें, आपको पता चल जाएगा एक चक्कर कितने टाइम में कटेगा। सो 2 पाई बाय ओमेगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। The angle subtended at the center of a circle by an arc equal to 1/60th of a degree is called 1 minute, ठीक है ना। डिग्री का छोटा यूनिट है, डिग्री होता है 1/360th ऑफ इंटायर सर्कल। एक डिग्री के फिर से 60 हिस्से कर दें तो 1 मिनट बनता है, उसको हम एक अपॉस्ट्रोफी सी या हल्का सा कॉमा सा लगाते हैं, और इसको 1 मिनट को फर्दर 60 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो सेकंड बनता है, उसको हम 2 मरतबा अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं या इन्वर्टेड कॉमा आप एक लगाते हैं, वो 1 सेकंड की अलामत होती है। तो एंगल जब लिखा जाता है डिग्री सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड फॉर्मेट में, तो हम लिखते हैं 2 डिग्रीज 30 मिनट्स 15 सेकंड्स, ठीक है ना। ये उसकी छोटी छोटी सी टर्म्स में लिखा होता है, ठीक है ना, इस तरह से हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
अ व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड और इनिशियली वो रेस्ट पर था। इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल ओमेगा उसकी 0 है, ये उसकी हमें अल्फा दी गई है। फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा एफ जो है वो 6 आपको गिवन है, 6 रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आपने फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, 2 अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको उड़ा दो। फाइनल वेलोसिटी क्या है 6, इसका स्क्वायर ले लो। 2 की जगह 2 लिख दिया, अल्फा की जगह 2 लिख दिया, थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 6 6 36 36, ये 2 दूनी 4 4 उधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 8 4 36, सॉरी 8 4 32 आता है, तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तकरीबन 9 आएगा, 9 4 36 आता है, सॉरी बिल्कुल ही। एक कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है तो 9 रेडियंस आता है। 8 4 32, 9 4 36। ओके, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है, व्हील स्टार्ट करता है रेस्ट से, अगेन ओमेगा आई विल बी 0, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा जो है वो 4 है, और उसने 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली। ये क्या दिया गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इट हैज कवर्ड 10 रेवोल्यूशंस बता दो क्या होगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और अल्फा गिवन है, वही इक्वेशन आपने दोबारा लगानी है। 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगेन रेस्ट है तो इसको उड़ा देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है, उसका स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे। 2 की जगह 2 लिखो, अल्फा की जगह 4 लिखो, थीटा की जगह 10 रेवोल्यूशंस है, रेडियन में लिखना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई लिख देंगे। मैं 10 भी लिखता हूं और इधर मैं 2 पाई भी लिख देता हूं। ठीक है, अब इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई की जगह मैं 3 लिखूं तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देता हूँ। ठीक है ना, पाई को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, राउंडेड ऑफ फॉर्म में लिखने के लिए। तो 2 3 6 6 दूनी 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वापस इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, 400 4 2 8 4 1 4, 480 आता है। 480 आया लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ओमेगा एफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट लें। अब 480 का स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, अकल से लेंगे, कैलकुलेटर से नहीं लेंगे। आपको मैंने कहा था कि आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। हमें ये जानना है कि 480 किसका स्क्वायर है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, तो ऑप्शन में वो देखें जो 20 से थोड़ा सा ऊपर वाली वैल्यू है। बाकी वैल्यूज या तो बहुत कम है या तो बहुत आगे हैं। एक वैल्यू है 22 की, दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो आपने अप्रोक्सीमेट करके आंसर लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कार ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 10/36 से इसको डिवाइड करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। यस, 9 4 36, 9 10 एंड 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 कम 2 2 5 10, 5 5 25, यस 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक सर्कुलर कर्व में जिसका रेडियस 100 मीटर है वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन फाइंड करें। ठीक है, तो आपको r दे दिया गया है, आपको v दे दी गई है, तो v स्क्वायर ओवर r कर दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाती है। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो आपको यहाँ पर बताता नहीं है कि कौन सी एक्सेलरेशन, ताकि आप 15-20 सेकंड तो यही सोचते लग जाएं कि स्पीड तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करूं। तो ये भी एक ट्रिक होती है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि चूंकि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, 3 होती है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और जो है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो नॉन जीरो होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होती है, अल्फा भी जीरो होती है। तो आपसे वो लाइकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है। v का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, रेडियस क्या है 100 है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 6.25 आएगा। यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर है। 6.25 कहां पर है, बी ऑप्शन है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल with constant speed with the radius of the circle is r
एंड टाइम पीरियड इज टी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप फाइंड करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, v की जगह आर ओमेगा पुट कर दो तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या आएगा आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक तो हर किसी को पता है। अब हमसे ऑप्शन टाइम पीरियड पूछा गया है तो आपने ओमेगा को टाइम पीरियड से रिलेट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, ये हमने रिलेशन पिछले एमसीक्यू में निकाला, उसकी जगह इसको पुट कर देंगे, आर आगे क्या आएगा 2 पाई ओवर टी का स्क्वायर, क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी, तो 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी, टी का भी स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने हल्का सा एडिशनल पढ़ा, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपने इतनी ही करनी है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही कम टाइम, आपने इसको घंटे में पूरा रिवाइज कर लेना है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।